नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभय कुमार है। जुड़ चुके हो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरी बुक है उसका पहला लेसन है। और इस लेसन के अंदर हम समझेंगे, पहला लेसन नहीं है ये दूसरा लेसन है। अगर आप जानोगे तो पहले लेसन में भी इसका रेफरेंस मिलता है, तो पहले लेसन से भी संबंधित है। दूसरे लेसन में तो इसको डोमेन करके यानी बहुत अच्छे से बताया भी गया है, तो इसे आप ऐसे ही मान सकते हो, पहले दूसरे लेसन के अंदर ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने टॉपिक लिखा गया है कि भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियाँ क्या क्या रही हैं। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो साथ साथ देश का बंटवारा भी हो गया। और जब मैं कहता हूँ कि जब देश गुलाम था तो देश उस कंडीशन में क्या कहते हैं, देश जब गुलाम था तो उस देश उस कंडीशन में था जब उसकी स्थिति बहुत बुरी थी। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर डाला था। भारतीय संसाधन बिल्कुल निचोड़ के रख दिए थे। भारत की जनता एक तरह से बड़ी गरीबी की स्थिति में जी रही थी और अशिक्षित थी। यहाँ तक कि साथ साथ अगर हम बात करते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने सपना देखा था कि जब देश आज़ाद होगा तो भारत एक रास्ते पे चलेगा, भारत का शासन एक रास्ते से चलेगा, वो है लोकतंत्र का रास्ता, जो कि अंग्रेजों की ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसी को हमने अडेप्ट करा है, अपनाया है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र को स्थापित करने को लेकर बहुत सारी समस्याएं भारत के सामने आई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि देश गरीबी में था, संसाधन नहीं थे, देश की जनता बड़ी क्या कहते हैं, देश की जनता अनपढ़ थी, स्कूली व्यवस्था अच्छी नहीं थी। लोकतंत्र के आधार पे देश को चलाना 1947 के बाद, देश आज़ादी के बाद, ये एक बड़ा चैलेंज था। तो यहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित करने को लेकर चुनौतियाँ हैं, क्या चैलेंज है, यही आपके सामने आज क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा। ये सदाबहार क्वेश्चन है, इससे आप हट नहीं सकते, क्योंकि आपको घूम फिर के ऐसे क्वेश्चन को बाद में भी देखना पड़ेगा, क्यों ना अभी जाकर देख लें। तो शुरू करते हैं। निष्पक्ष चुनाव करवाना। देखो, देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात चल रही है। पहला पॉइंट तो ये है कि भाई जाहिर सी बात है, पूरे देश के अंदर निष्पक्ष शब्द समझ में आता है कि भाई ऐसा ना हो कि चुनाव हो तो ऐसी पार्टी के पक्ष में फैसला आए जो पहले से ही तय हो, ऐसे ना हो। तो चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। ये लोकतंत्र को स्थापित करने को लेकर पहली चुनौती थी कि भाई पहले तो ये समझना है कि लोकतंत्र के लिए जो चुनाव किए जाएंगे, लोकतंत्र को स्थापित करते समय जब चुनाव किए जाएंगे उसमें निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि पूरे देश में वयस्क मताधिकार यानी 18 साल से ऊपर सबको वोट देना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले 18 साल नहीं था, पहले 21 साल जो थे आम जनता जो थी वो वोट देती थी। ये बाद में जाकर 18 साल कर दिया गया है। तो पूरे देश में वयस्क मताधिकार यानी 18 साल या पहले कभी 21 साल हुआ करती थी को वोट देने का अधिकार देना, ये बड़ा चैलेंज था। लेकिन समस्या क्या आई कि बहुत लोग निरक्षर थे। निरक्षर समझ में आता है आपको, यानी कम पढ़े लिखे लोग थे। बच्चे ये ध्यान दो, निरक्षर, ये आपको ये शब्द दिख रहा होगा, निरक्षर थे और अंधविश्वासी थे। उन्हें विश्वास नहीं होता था, उन्हें लगता था कि ये मतलब मान के चलो कि कोई घर में चुनाव आयोग से व्यक्ति आता है, उनके घर में सदस्यों की जानकारी लेता है, अगर कोई महिला का नाम नहीं लेता था, यानी चुनाव आयोग घर के सदस्यों के बारे में पूछता था, महिलाओं के बारे में भी नाम पूछता था, तो जो घर के जो गांव के जो लोग हुआ करते थे बड़े अंधविश्वासी हुआ करते थे, वो उन्हें विश्वास नहीं होता था इतनी जल्दी। तो चुनाव आयोग के पास सही डाटा नहीं जाता था। महिलाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा गांव के लोग या देश जो उस समय की जो जनता थी, देश के अंदर की जनता थी, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, एक तरह से रूढ़िवादी थी। वो महिलाओं की स्थिति को लेकर बात नहीं करती थी खुलेआम। तो अभी आप भी ने एक सिचुएशन देखी होगी कि चुनाव आयोग इस समय का जो है, ठीक है, उसने भी कुछ ऐसी बातें करी हैं जो आज से काफ़ी सालों पहले जब देश आज़ाद हुआ था तब से संबंधित है। क्योंकि अभी राहुल गांधी के द्वारा ये बात की गई है कि भाई देश में चुनाव आयोग जो है वोट चोरी करवाने दे रहा है बीजेपी को। ऐसा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर लगाया जा रहा है कांग्रेस सरकार के द्वारा, खासतौर पर राहुल गांधी के द्वारा। तो इसके खिलाफ में यानी अपने पक्ष में चुनाव आयोग ने बात रखी है कि क्या महिलाओं की फ़ोटो साझा करना सही रहेगा वोट डालते समय। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की आज भी मानसिकता ऐसी है जैसे देश 1947 में आज़ाद हुआ था।
तो ये एक बहरहाल एक अलग बात है, लेकिन हमें समझना क्या है कि उस समय की समस्या ये थी कि लोग अनपढ़ थे और कम विश्वास रखते थे लोगों पे, चुनाव करवाने को लेकर कम विश्वास करते थे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, अंधविश्वासी थे। वोटर लिस्ट बनाना, चुनाव चिन्ह तय करना और लोगों को समझाना बड़ी चुनौती थी। जाहिर सी बात है कि वोटर लिस्ट, अब एक तो जाहिर सी बात है भारत गरीब देश है और जनसंख्या भी उस समय भारत की बहुत अच्छी खासी थी, तो उस समय वोटर लिस्ट बनाना बड़ी समस्या थी। चुनाव चिन्ह तय करना बड़ा मुश्किल था। अब चुनाव चिन्ह क्यों तय करा गया, जाहिर सी बात है लोग अनपढ़ हैं, उन्हें ये तो नहीं समझ में आएगा कि ये कांग्रेस लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, तो वो चिन्ह से समझ जाते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं ना, भारत के अंदर चुनाव चिन्ह के तौर पे बीजेपी का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। तो इसका मतलब आज भी भारत की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा कम पढ़ी लिखी है, यानी उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। हाँ, पहले की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, परंतु फिर भी अभी भी बहुत सारी जनसंख्या जो है अनपढ़ है। तो इसलिए आज भी चुनाव आयोग इन चुनाव चिन्हों को तय करता है। परंतु 1947 की कंडीशंस का ध्यान रखा जाए तो उस समय कितनी ज़्यादा समस्याएं आई होंगी चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए, चाहे वो वोटर लिस्ट बनाना हो, चुनाव चिन्ह तय करना हो, या फिर लोगों को समझाना कि भाई ये चुनाव हो रहे हैं, सरकार बनाया जाएगा, लोकतंत्र स्थापित होगा। तो एक तरह से भारत की जो जनता की मानसिकता तो वही सामंतीवादी है। उन्हें समझ में आता है कि अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले मुसलमानों का शासन था, तो ये तो शासन चलता ही रहता है और जमींदारी व्यवस्था चलती रहती है। और ये जो मानसिकता थी वो देश आज़ाद होने के बाद भी रही, तो इसलिए आम जनता को समझाना बड़ा मुश्किल था। उन्हें लगता था कि ये तो शासन ऐसे ही हैं, आते हैं और जाते हैं, और उनको ये नहीं पता कि लोकतंत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आम जनता को समझाना बड़ा मुश्किल था, ये समस्याएं थी। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी मतदाता संख्या थी। भाई जाहिर सी बात है 1951 और 52 में ही भारत के अंदर 17 करोड़ लोग थे उस समय, यानी बहुत बड़ी आबादी थी। और एक और बात कही जाती है कि भाई 15% लोग पढ़े लिखे थे भारत के अंदर। आप इसे ऐसे मान के चलो कि सिर्फ मान के चलना है, ये एक पैमाना है, इसमें से केवल और केवल 15%, बेटा कितने, 100 में से 15% पढ़े लिखे हैं और बाकी 85% लोग कैसे हैं, अनपढ़ हैं। यानी एक बहुत बड़ा संख्या जो है भारत के अंदर, कब की बात है, 1951 और 52 की बात है, अनपढ़ थी 85% जनसंख्या, यानी उस समय 15%। अभी आपका काम क्या है, आपको ये बताना है कि भारत की इस समय पढ़े लिखों की संख्या का क्या रेशो है या क्या प्रतिशत है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गरीबों और असमानता। गरीबी थी काफ़ी ज़्यादा, जाहिर सी बात है, जब देश आज़ाद हुआ था तो गुलाम भी था देश कभी, तो जब आज़ाद हुआ तो देश गरीबी में आया। जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों ने हमारे को कुछ दिया नहीं, बल्कि हमारे से छीन के गए थे, हमारे संसाधन सारे छीन लिए थे। भारत की स्थिति गुलामी से जब आज़ादी में आई तो भारत के लोग ज़्यादा खुश नहीं थे अपने आर्थिक स्थिति को लेकर, तो गरीबी में लोग जी रहे थे और असमानता थी भारत के अंदर, बड़ी संख्या में लोग गरीब थे। डर था कि अमीर और दबंग लोग चुनाव को प्रभावित ना कर सके। अब जाहिर सी बात है जिनके पास पैसा है, यानी यहाँ पे ये बोल रहा है जिनके पास पैसा है, कहीं ऐसा ना हो ये जो पैसे वाले लोग हैं चुनाव को प्रभावित कर दें। और चुनाव को प्रभावित करने का मतलब कि पैसे से चुनाव करवा दें और किसी खास पार्टी को वो चुनाव में जिता दें, ऐसा डर बना हुआ था। तो ये भी एक तरह से लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियों में से तीसरा पॉइंट है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के चौथा पॉइंट है कि भाई कैसे चुनौती आई। चौथा पॉइंट है कि महिलाओं का मताधिकार। अभी कुछ देर पहले मैंने ये बताया था कि भाई महिलाओं को लेकर भारतीय लोग जो हैं, जब 1951 और 52 की बात चल रही है, भारतीय लोग जो हैं महिलाओं का नाम बताना या महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से काफ़ी कतराते थे। यानी उस समय का समाज जो है काफ़ी रूढ़िवादी था महिलाओं की स्थिति को लेकर। ठीक है, भारत में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वोट का अधिकार दिया गया था। शुरू में वोट का अधिकार दिया गया, यानी ये एक बड़ी बात थी। कैसे बड़ी बात थी मैं बताता हूँ कि अमेरिका आज़ाद हुआ या दुनिया के जो भी आज के टाइम में विकसित देश हैं, उनके देश में जब क्या कहते हैं लोकतंत्र स्थापित हुआ तो उनको महिलाओं को वोट देने में काफ़ी साल लग गए, यानी काफ़ी साल लग गए।
परंतु भारत एक ऐसा देश था जो आज़ादी के तुरंत बाद, यानी गुलामी से जब आज़ाद देश में आया तो उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। परंतु समस्या क्या आई थी? समस्या ये थी कि जो जो लोग थे वो महिलाओं को वोट देने नहीं जाने देते थे। ठीक है, अगर मान के चलो कि वोट, जो चुनाव आयोग है वो घर घरों में जा रहा है, वो पूछने जा रहा है कि भाई आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, महिलाओं से पूछ रहा है, तो वो बोलते थे कि मैं फला की बेटी हूँ, मैं फला की बहू हूँ, या मैं फला की बेटी हूँ। तो ये यानी फला अला की बात करके अपना सीधा नाम भी नहीं बताती थी। तो ये उस समय की बात है भारत की, जहाँ महिलाओं का पूरी तरह से नाम भी नहीं दिया जाता था। ये बात सच है कि भारतीय लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को साथ साथ आज़ादी के साथ वोटिंग अधिकार भी दे दिया गया था। उस समय कई देशों में महिलाओं को अभी तक मताधिकार नहीं दिया गया था, यानी 1951-52 में बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको वोटिंग अधिकार नहीं दिया गया था। परंतु भारत ने एक ऐसा उदाहरण दुनिया के अंदर बनाया कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसने महिलाओं को साथ साथ वोटिंग का अधिकार भी दिया, ताकि भारतीय महिलाएं भी चुनाव में समान रूप से, पुरुषों के समान रूप से सरकार चुनने में अपनी भूमिका निभाए। परंतु समस्याएं उस समय एक अलग तरह की थी, ये मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है कि मजबूत विपक्ष का अभाव। जाहिर सी बात है, देश के अंदर एक ऐसी पार्टी थी जो देश की आज़ादी में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती थी, यह महत्वपूर्ण रोल निभाया। उसका नाम है कांग्रेस। क्या बच्चे? कांग्रेस। ठीक है, इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी बच्चे? 1885 में हुई थी। जब ये देश, क्या कहते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी को जनता, भारतीय जनता यानी भारत की जो जनता थी, वो इस तरह से देखती थी कि भाई हाँ, कांग्रेस वो पार्टी है जो बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस वो पार्टी है जिसके अंदर चमत्कारी नेता हैं, करिश्माई नेता हैं। तो विपक्षी दल बड़ा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि जनता विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करती थी या पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस का मतलब ये था कि जनता के मन में एक तरह से एक अलग ही छवि थी, देश को आज़ाद कराने वाली छवि थी कांग्रेस को लेकर आम जनता के मन में। तो विपक्षी दलों काफ़ी कमज़ोर थे। क्यों कमज़ोर थे? क्योंकि उनको एक तरह से वो समर्थन नहीं मिल पा रहा था। फिर भी विपक्षी दल कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी नेताओं में आपसी सम्मान था। ये बात अलग है कि विपक्ष चाहे जितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, जो सरकार में लोग थे यानी कांग्रेस पार्टी थी, वो अपने जो विपक्षी पार्टी थी, जो उस समय की जो अपोजिशन थी, उसका भरपूर सम्मान करती थी, सहयोग करती थी, सम्मान करती थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो हम पाएंगे कि लोकतंत्र को स्थापित करते समय इन इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत ने सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई और चुनाव संपन्न किया। देखो, एक तो बात ये भी है कि भारत ने लोकतंत्र को स्थापित करा, चुनाव करवाए और लोगों ने वोट भी दिए, सरकार बनी, यहाँ तक तो समझ में आता ही है। परंतु क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो देश की जो जनता थी वो अभी भी जातिवाद या फिर एक तरह से धार्मिक भेदभाव, इन सब में जुटी हुई थी। समाज लोकतांत्रिक नहीं था। समाज के अंदर जो एक अभी भी वही गुलाम की स्थिति, गुलामी जैसी मानसिकता बनी हुई थी। एक वर्ग दूसरे वर्ग को गुलाम बनाता था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो इस आधार पे असमानताएं थी वो भी बनी हुई थी। इतनी चुनौतियों के बावजूद देश में सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक चुनाव ये करवाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा पॉइंट ये है कि भारत एक ऐसा देश था जो आज़ाद हुआ 1947 में और 1951-52 में इलेक्शन कर दिए और देश में सफलतापूर्वक लोकतंत्र स्थापित भी हो जाता है। परंतु लोकतंत्र को लेकर ये एक मिथ्या, ये एक तरह से भ्रम फैला हुआ था कि भाई लोकतंत्र जो है विकासशील देशों के लिए या गरीब देशों के लिए नहीं है, या ये कॉन्सेप्ट जो है गरीब देशों के लिए नहीं है, जबकि ये कॉन्सेप्ट अमीर देशों के लिए। इस भ्रम को, इस मिथ्या को किसने तोड़ा? भारत ने तोड़ा। भारत ने 1951 और 52 में इलेक्शन करवाए और धूमधाम से देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की। और यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि भाई लोकतंत्र जो है वो गरीब देशों में भी सफल हो सकता है। अगर हम ये भी सोचें कि हमारे आसपास के जो देश हैं, भारत के आसपास के, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका,
आप इनकी कंडीशन देख सकते हो, ये शुरू से लोकतंत्र नहीं है। इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमेशा लगातार चेंज होती रहती हैं, परंतु भारत शुरू से लेके यानी 1947 के बाद जो 1951-52 से लेके आज तक लोकतंत्र को बिल्कुल मजबूती से बनाए हुए है। तो ये काफ़ी समझने वाली बात है, और इसको आज के समय में क्या कहते हैं, एक रिसर्च का भी एक मुद्दा भी है कि भाई कैसे भारत ने अपने समय से आज तक किस तरह से लोकतंत्र को बनाए रखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ये वीडियो छोटे छोटे क्वेश्चंस को, यानी जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आने वाले जो संभावनाएं बनती है उनके उसके लिए बनाई गई है, ताकि एक क्वेश्चन को एक वीडियो में समाप्त कर दिया जाए, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और इंगेज जो है बच्चे जो है स्टूडेंट जो है बने रहें। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।